वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ और हमने एक्सरसाइज 9.1 के सभी एग्जांपल्स और कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है, जिसमें हमने सीक्वेंस और सीरीज़ की इंट्रोडक्शन ली थी और कुछ सीक्वेंसेस को हमने मतलब सीक्वेंसेस से रिलेटेड और सीरीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। उसी इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सीक्वेंस किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है तो वो अपने उस पैटर्न के अकॉर्डिंग AP, GP, HP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाती है। तो हम केवल AP और GP के बारे में बात करेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारी एक्सरसाइज 9.2 नेक्स्ट एक्सरसाइज का भाई टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP। और AP हमारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। क्लास टेंथ में चैप्टर नंबर 5 था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में कहूँ तो समांतर श्रेणी। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे क्वेश्चन हैं। तो थोड़ा सा हमारा यहाँ पर बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको जो 10th क्लास तक हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है उसकी इंट्रोडक्शन कराती हूँ। उसमें जो जो टर्म्स आई थी, जो भी टॉपिक्स आए थे, पहले उन सब की इंट्रोडक्शन देकर फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी कॉन्टीन्यूस टर्म्स का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज सेम रहे, ऐसी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश डैश। ये मैंने इवन नंबर्स की सीक्वेंस यहाँ लिखी है। तो आप ये देखें कि 2 और 4 में 2 का डिफरेंस है, अगेन 2 का डिफरेंस है, अगेन 2 का डिफरेंस है। मीन्स 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर ऑलवेज सेम आता है तो इस टाइप की जो हमारी सीक्वेंस होती है बेटा, दैट इज़ नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है A1, ये हमारी सेकंड टर्म A2, ये थर्ड टर्म A3, ये फोर्थ टर्म A4, ये हमारी फिफ्थ टर्म है भाई A5 एंड सो ऑन। क्लियर? इस फर्स्ट टर्म को हम A भी डिनोट कर देते हैं। तो ये जो डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, इसे हम क्या कहते थे? कॉमन डिफरेंस कहते थे। जैसे जैसे मैं समझाती जाऊंगी वैसे वैसे आपको अपना प्रीवियस क्लास का याद आता जाएगा। ध्यान से समझते जाइएगा। फर्स्ट टर्म यानी A हमारा 2 है और इनके बीच में जो डिफरेंस है उसे हम बोलते थे कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोलते थे सार्व अंतर, जिसे हम D से डिनोट करते थे। और कैसे कैलकुलेट करते थे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 4 - 2 यानी कि 2। तो ये दो चीज़ें पहले तो वहाँ आती थी कि A और D। अगर आपको कोई AP की फर्स्ट टर्म पता है और उसका कॉमन डिफरेंस पता है तो हम उसकी कितनी भी टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए मैं एक और AP ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 10, 13, 16, 19, 22 डैश डैश डैश। ठीक है भाई। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो A कितना है? फर्स्ट टर्म 10 है। D यानी कि कॉमन डिफरेंस जब भी हम निकालते हैं तो नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को ही माइनस करते हैं, दैट इज़ A2 - A1, दैट इज़ 13 - 10, दैट इज़ 3। क्लियर है बेटा? 3 आ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी AP को, इस सीक्वेंस तो ये है, सीक्वेंस तो है, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न आ गया है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स सेम डिफरेंस पर बढ़ रही है या सेम डिफरेंस पर अगर घटती भी है तो वो AP कहलाती है। तो इसको मैं 10 लिखती हूँ, 13 को मैं लिख दूँ 10 + 3, 16 को मैं लिख दूँ 10 + 6, 19 को मैं लिख दूँ 10 + 9, 22 को मैं लिख दूँ 10 + 12 एंड सो ऑन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं भाई। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 10। अब ये देखो 3 क्या है? 3 हमारा D है, कॉमन डिफरेंस है। तो ये मैं इसको अगर 10 + D लिख दूँ, ठीक है। अब ये 6 जो है वो 3 का दुगना है, यानी कि D का दुगना है। इसे मैं लिख दूँ 10 + 2D। 9 जो है वो 3 का तिगुना है, यानी कि D का तिगुना है। तो इसे मैं लिख दूँ 10 + 3D। ये 4 को 3 से गुना करेंगे तो 10 + 4D एंड सो ऑन। और 10 हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है यानी A है। तो इसी को मैं फर्दर लिख सकती हूँ A + D
a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d एंड सो ऑन। क्लियर, समझ आ रहा है आपको यहाँ तक? ये हो गया a plus 4d। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी AP इन जनरल ऐसे लिखी जाती है कि अगर किसी AP वाली सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस अगर D से हम डिनोट करते हैं, तो AP कैसे लिखी जाती है? A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D एंड सो ऑन। तो कहीं ना कहीं, अब ये देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ A1, A2, A3, A4, A5, तो कहीं ना कहीं कोई nth टर्म, कोई जनरल टर्म हमें मिलेगी, तो वो nth टर्म, वो जनरल टर्म हम कैसे लेंगे? तो ये हमने 10th क्लास में सीखा था। अब ध्यान दें, फर्स्ट टर्म में D नहीं है, फर्स्ट टर्म में D है ही नहीं क्योंकि वो तो सिंगल है। सेकंड टर्म में D एक बार है, थर्ड टर्म में D 2 बार है, फोर्थ टर्म में D 3 बार है, फिफ्थ टर्म में D 4 बार है। तो nth टर्म में जो D की वैल्यू आएगी वो n-1 टाइम्स आ जाएगी। और ये हमारा पहला फॉर्मूला था AP का कि nth टर्म ऑफ an AP whose first term is denoted by A and कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D। ध्यान रखना है आपको, दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन AP whose फर्स्ट टर्म, ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय A एंड द कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D। कॉमन डिफरेंस को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? D से डिनोट कर रहे हैं। गॉट इट? समझ आ रहा है आपको यहाँ तक? ये सब मैं आपको 10th क्लास के लेवल का बता रही हूँ। तो एक तो इसको जो मैंने ये स्टार किया है इसको हाईलाइट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपको 10th क्लास से आगे के मिलेंगे, उस लेवल के क्वेश्चन अब आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। क्लियर है? अब एक आएगा SN। उससे पहले कुछ बातें मैं AP के बारे में और बता देती हूँ कि हम प्रैक्टिकली करते हैं। देखो अभी ये AP है आपके पास 10, 13, 16, 19, 22। तो कुछ बातें आपको सिंपल प्रॉपर्टीज़ है AP के बारे में जो मैं प्रैक्टिकल आपको बताती हूँ कि अगर कोई AP हमारे पास है तो इस AP की हर टर्म में अगर मैं कोई सेम नंबर ऐड कर दूँ, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या है इसके लिए मैं आपको बुक दिखा देती हूँ एक बार, फिर मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगी आपको। इफ़ ए कांस्टेंट इज़ एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन AP, किसी भी AP की ईच टर्म में, ध्यान देना, हर टर्म में कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए तो वो AP ही रहती है। अगर उसकी हर टर्म में से कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तब भी वो AP रहती है। उसकी हर टर्म को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, नॉन जीरो से डिवाइड कर दें, तो वो AP रहती है। इन चारों बातों को मैं यहाँ आपको प्रैक्टिकली ही बताऊँगी क्योंकि ये रिजल्ट्स हमें प्रैक्टिकली ही यूज़ करने आने चाहिए। मान लीजिए कि मैं इस AP के अंदर 2 ऐड कर दूँ हर टर्म में, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा? 15। 16 में 2 ऐड करो 18, 21, इसमें 2 ऐड करो 24 एंड सो ऑन भाई, ठीक है ना। 12, 15, 18, 21, 24। अब आप देखो ना इनमें डिफरेंस कितना है? 15 और 12 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 18 माइनस 15 3, 21 माइनस 18 3, 24 माइनस 21 3 एंड सो ऑन। अब मैंने AP 10th क्लास के लिए भी करा रखा है और मेरे चैनल पर अवेलेबल है चैप्टर 5 कंप्लीट। तो कुछ जिन बच्चों को AP में डाउट हो वो क्लास 10th के उन लेक्चर्स को भी एक बार देखकर अपने डाउट्स को वहाँ से क्लियर कर सकते हो अच्छे से, अगर AP आपको समझना है तो। मेन बातें मैं यहाँ सारी आपको बता रही हूँ। तो ये आपका आ जाता है AP। क्लियर है? अगर मैं इनमें से 2 माइनस कर दूँ, भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, सब्ट्रैक्ट 2। मैं इनमें से 2 माइनस कर दूँ तो 8, 13 में से 2 कर दिया 11, 16 में से 2 कर दिया 14, और ये 17 और ये 20 एंड सो ऑन। फिर से कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3, 3, 3, 3। तो ये तो AP अपना कॉन्टीन्यूस रहेगा। अब इसी तरह से अगर मैं इस AP की, देखो मैं यहाँ बात कर रही हूँ, यहाँ इस एरो पे ध्यान रखना कि इस AP की हर टर्म को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, AP की हर टर्म को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय 2, किसको कर रहे हैं? इसी को, इसी में 2 ऐड कर रहे हैं, इसी में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कितना बन गया? 20, 13 2 जा 26, 16 2 जा 32, 19 2 जा 38, 22 2 जा 44। कॉमन डिफरेंस डबल हो जाएगा, 6, फिर 6 भैया, फिर 6, फिर 6, फिर 6। अगेन दिस इज एन AP। ये भी AP है और ये भी हमारी AP है।
अब अगर हम अपनी उसी एपी को, पहले मैं यहाँ एपी राइट कर देती हूँ ताकि मुझे पेज टर्न ना करना पड़े, इसी एपी को मैं डिवाइड कर देती हूँ 2 से, डिवाइड ईच टर्म बाय 2, तो क्या बन जाएंगी टर्म्स, ध्यान देना है भाई, 5, 13/2, 8, 19/2, 11 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस जरा कैलकुलेट करते हैं। 13/2 माइनस 5, 5 2 जा 10, ये हो गया 3/2। यहाँ फिर करते हैं A3 माइनस A2, 8 माइनस 13/2, 2 8 जा 16, 16 में से 3 गया 3/2। तो ये भी हमारी फिर से क्या बन जाती है श्रृंखला, ये सीक्वेंस हमारी क्या बन जाती है, एपी। मतलब मेन बात क्या है कि इस रिज़ल्ट के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई एपी दे रखी है और उसकी हर टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दें, इसकी हर टर्म में कुछ ऐड कर दें सेम नंबर, और इसकी हर टर्म में से एक सेम नंबर माइनस कर दें, तो इसकी क्वालिटी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और ये श्रृंखला, ये सीक्वेंस हमारी जो है वो एपी ही रहेगी। गॉट इट। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था, सम ऑफ एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो एस एन से हम डिनोट करते थे सम ऑफ एन टर्म्स को, एस फॉर सम, एन फॉर एन टर्म्स, और वो क्या होता था A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN। किसी भी एपी की पहली टर्म से लेकर n नंबर तक की टर्म्स का अगर हमें योग करना है, उसे जोड़ना है, तो व्हाट इज़ द डायरेक्ट फार्मूला, इट इज़ n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ n, a और d एज यूजुअल क्या हैं, a हमारी उस एपी की फर्स्ट टर्म है, डी हमारी उसी एपी का कॉमन डिफरेंस है जो कि हम A2 माइनस A1 करके निकालते हैं, और n हमारी उस एपी में जितनी टर्म्स हमने ऐड करनी है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। गॉट इट। अब यहाँ इसी का एक फॉर्मूला और आ जाता है जो कि अब आप क्योंकि 11th क्लास में आ गए, थोड़ा हमें आगे बढ़ना है तो थोड़ा उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये एपी है हमारे पास, ठीक है भाई, और ये जो AN है ये इस एपी की क्या है भाई, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, ठीक है। तो लास्ट टर्म भाई फाइनाइट दे दी ना, ये फाइनाइट एपी दे दी, मान लो 50 टर्म है, पहली से 50 टर्म्स तक आप एडिशन करें तो 50th टर्म हमारी लास्ट टर्म हो गई। तो लास्ट टर्म को हम L से लिखते हैं और वो AN है, और AN का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस SN को हम एक बार फिर से एक अनदर वे में इस फॉर्मूला को हम फिर से समझते हैं। SN क्या है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको। n/2 भाई जो ये 2a है, इस 2a को अगर मैं a प्लस a कर दूँ, a प्लस a कितना होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब ज़रा इस चीज़ पे फोकस करो, इस चीज़ पे, a प्लस n-1 इंटू डी, और ये हमारा क्या है AN, ठीक है, nth टर्म है, और क्योंकि इसमें फाइनाइट टर्म है तो nth टर्म इज़ द लास्ट टर्म, तो मैं इसको यहाँ से इसकी हेल्प से L लिख सकती हूँ, n/2 a प्लस L। तो ये SN फाइंड करने का एक और तरीका है। अगर हमें किसी एपी की फर्स्ट टर्म पता है, ठीक है, L4 हमें उसकी लास्ट टर्म पता है, और n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स पता हैं जो हमें ऐड करनी है, तो इस फॉर्मूले से भी हम SN फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज ये फॉर्मूला तो हमारा है ही जो हमने ध्यान रखना है। तो अभी तक मैंने आपको 3 मेन बातें बताई हैं जो आपने ध्यान रखनी है। एक तो ये है AN इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि nth टर्म ऑफ एन एपी है, और ये मैंने बताया है SN सम ऑफ n टर्म्स निकालने का तरीका, और ये मैंने आपको बताया है सम ऑफ n टर्म्स निकालने का एक और तरीका जो कि हमारा सब 10th लेवल का है। ये मैंने अपनी तरफ से बेस्ट इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट है आप भाई मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा करो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, उसमें मुझसे प्रॉब्लम शेयर करो, और फिर भी अगर आपको लगता है कि एपी अच्छे से समझनी है तो मैंने क्लास 10th के लेक्चर्स बना रखे हैं, उसमें चैप्टर 5 मैंने पूरा करवा रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हो।
अब मैं आपको आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.2 के कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगी। तो वो एग्जाम्पल्स बिल्कुल सीधी फॉर्म में नहीं होंगे, तो आपको बड़े ध्यान से उनको समझना है। देखिए बेटा, ये है आपकी एक्सरसाइज 9.2 का पहला एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 9.1 में आ गए हैं, तो 9.2 का ये फर्स्ट एग्जाम्पल है और पूरे चैप्टर का ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। बड़े ध्यान से आप स्टेटमेंट को सुनेंगे, समझेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन एन एपी, एक एपी में, इफ़ mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m where m is not equal to n, find the pth term। अब जब हम 10th के बाद डायरेक्ट सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं तो ये हमें बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगेगा। तो इसको सॉल्व कराने से पहले मैं आपको थोड़ी सी न्यूमेरिकल तरीके से आपको बताना चाहूँगी कि ये क्या कह रहा है। m, n और p ये कुछ नहीं है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। ये हम थोड़ा सा यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन सी ले लेते हैं कि m, n और p ये नेचुरल नंबर हैं। अगर मैं m को मान लीजिए ले लेती हूँ 5 और n को ले लेती हूँ मैं 8 और p मेरा हो जाता है कोई 15, ऐसे ही। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी एपी में mth टर्म n है। mth का मतलब भाई ये क्या कह रहा है, पहले समझने की कोशिश करो कि mth टर्म n है, ठीक है। m को मैंने 5 लिया है, इसका मतलब जो 5th टर्म है मेरी, जो मेरी 5th टर्म है वो n के बराबर है, यानी 8 के बराबर है। एंड nth टर्म इज m, n का मतलब 8 है, तो इसका मतलब जो 8th टर्म है वो 5 है। ध्यान देना भाई बात पर कि जो 5वीं टर्म है वो तो 8 आ रही है, जो 8वीं टर्म है वो 5 आ रही है, और p को मैंने 15 ले लिया, तो 15वीं टर्म हमने फाइंड करनी है। अगर ये न्यूमेरिकल होता तो ये ऐसे होता। अब आप याद करें, 10th क्लास में 5.2 में हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं कि अगर किसी एपी की 5th टर्म 8 है, 8th टर्म 5 है, तो 15वीं टर्म ज्ञात करो। तो वो हम कैसे करते थे, पहले मैं न्यूमेरिकल करा रही हूँ, ध्यान देना। 5th टर्म 8 है, 5th टर्म 8 है, तो 5th टर्म क्या बनती थी, a जमा 4d बराबर है 8। 8th टर्म 5 है, तो वो क्या बनती थी, a जमा 7d बराबर है 5। फिर हम क्या करते थे, इनको माइनस, तो माइनस 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 कैंसिल हो गया, -3d, 8 में से 5 गए 3, d की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, d की वैल्यू -1 आ गई। d की वैल्यू को इसमें रख के फिर हम a निकालते थे, फिर हम 15th टर्म निकालते थे, और वो क्या बनती थी, a + 14d। तो आई थिंक ये सारा जो मैंने एक आपको इंट्रोडक्शन सी दी है न्यूमेरिकल की हेल्प से, वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं। और मेन क्वेश्चन को हमने क्या, ये सब कुछ नहीं करना है आपने, ये सब कुछ भी नहीं करना है, ये जस्ट मैंने आपको समझाया है। दिस इज जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, ये केवल और केवल एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिया है। फेयर में आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। अब हम अपने मेन क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलते हैं, ठीक है। एपी की बात हो रही है, तो सबसे पहले जब किसी भी एपी की बात होती है तो आपने उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर गिवन नहीं है तो सपोज करना है लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and d is the common difference of given AP। ठीक है भी दिख रहा है आपको, हाँ जी, लेट d इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। क्लियर है यहाँ तक, आपको समझ आ गया भाई। a फर्स्ट टर्म ले ली, d कॉमन डिफरेंस ले लिया। अब हमें nth टर्म का फॉर्मूला लिखना है कि वी नो nth टर्म क्या होती है, a + n-1 इंटू डी। ब्रैकेट के प्लेस पर हम ये वाली ब्रैकेट भी यूज़ कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान देना भाई अब मेरी बात पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, mth टर्म n है और nth टर्म m है, वाइस वर्सा है, उल्टा है। तो जो mth टर्म है वो n है, तो यहाँ mth टर्म का फॉर्मूला लगा दो। mth टर्म इस फॉर्मूले से कैसे निकलेगी, a + m-1 इंटू डी इज इक्वल टू n। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। एंड हमें कहा गया है कि जो nth टर्म है वो m के बराबर है, तो फॉर्मूले से जो nth टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2।
इन दोनों इक्वेशंस को अब आप या तो ऐड कर लीजिए या सब्ट्रैक्ट, वो अब आपने देखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो अभी सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। तो हम फर्स्ट वाले को इसके नीचे ले आते हैं, इस इक्वेशन को अब मैं यहाँ ले आती हूँ, ध्यान देना इस इक्वेशन को मैं यहाँ ला रही हूँ। तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n। ठीक है, हमने क्या करना है, a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। a और d के बिना तो AP बनेगी ही नहीं, तो उसके लिए a या d को कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है, a से a कैंसिल हो गया। अब ध्यान देना भाई, ये ऊपर है n माइनस 1 इंटू डी प्लस भूल जाना ये है माइनस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये बन गया m माइनस n, m ऊपर है n नीचे। इसको सॉल्व करके पहले आप d फाइंड करेंगे, d की वैल्यू। ठीक है, ध्यान दो, अब d यहाँ है d यहाँ है, तो इन दोनों टर्म्स में से पहले मैंने d कॉमन लिया, d कॉमन लिया तो ये बचा n माइनस 1 माइनस, ध्यान देना ये माइनस है तो m से मल्टीप्लाई होके माइनस m, और ये दोनों माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक भाई, सिंपल अलजेब्रा है। इन दोनों टर्म्स में से मैंने d कॉमन लिया है तो ये d हटकर n माइनस 1 आया, माइनस m और माइनस माइनस प्लस, और राइट में आ गया m माइनस n। देखिए ज़रा ध्यान से, 1 से 1 कैंसिल हो गया और d के ब्रैकेट में आया n माइनस m, d के ब्रैकेट में आया n माइनस m और राइट में आया m माइनस n। हमें d की वैल्यू निकालनी है, d को लेफ्ट में रखो, d के साथ जो भी टर्म है उसको राइट साइड में ले जाओ, क्योंकि ये टर्म मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिनोमिनेटर में डिवीजन में चली जाएगी। d इज इक्वल टू m माइनस n बाय n माइनस है। ज़रा ध्यान दो, ऊपर से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ तो n प्लस का हो जाएगा m माइनस का, और नीचे भी n माइनस m है, दोनों कट कर कितने आ जाएंगे -1, तो d की वैल्यू आ जाएगी -1। आप ज़रा ध्यान दो, जब मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया था वहाँ भी d की वैल्यू -1 आ रही थी, क्योंकि रिलेशन ही इस तरह का है, तो d की वैल्यू हमारी ये आ जाती है -1। अब इस d की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करके a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पुट ये देखिए बेटा, पुट d इज इक्वल टू -1 इन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है मैं देख कर लिख देती हूँ, a प्लस m माइनस 1 d इंटू n। तो ये a हो गया, ये हो गया m माइनस 1, d की जगह मैंने लगाना है -1, तो ब्रैकेट ज़रूर लगाएं भाई यहाँ, क्योंकि इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है यहाँ पर, इज इक्वल टू n। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है, इस चैप्टर में कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है। तो a, ये माइनस प्लस माइनस, और ये हो गया m माइनस 1 इज इक्वल टू n। ठीक है, a की वैल्यू फाइंड करनी, तो a के अलावा जो टर्म है उसको राइट साइड में ले जाओ, ये यहाँ माइनस में है तो राइट साइड में जाकर प्लस में आ जाएगी। तो a इज इक्वल टू n प्लस m माइनस 1, तो a की वैल्यू आ गई n प्लस m माइनस 1। ध्यान देना, d की वैल्यू आ गई -1। अब हमारे पास AP की फर्स्ट टर्म है, AP का कॉमन डिफरेंस है। अब हम AP का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द pth टर्म, pth यानी p नंबर पे, यहाँ तो मैंने बता दिया था कि मैंने p को 15 ले लिया, लेकिन अब हमने p को कोई कांस्टेंट नहीं लिया है, p है बस। तो अब हमें pth टर्म निकालनी है, तो अब हम लिख देंगे नाउ AP इज इक्वल टू, देखो nth टर्म याद रखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी इससे एक कम, तो pth टर्म हो जाएगी a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a की वैल्यू रख दो n प्लस m माइनस 1 प्लस p माइनस 1, और d की जगह रख दो -1। इसको जस्ट आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ब्रैकेट खोल दो, n प्लस m माइनस 1, यहाँ माइनस आया, ये माइनस माइनस p हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, +1 से -1 कैंसिल हो गया, और ये आ गया n प्लस m माइनस p। ये हमारी pth टर्म आ जाती है, जो कि हमने इस मेथड से इसको सॉल्व किया है। तो आप एक बार मैं जल्दी से ना फिर बताना चाहूँगी कि हमें किसी AP में कहा गया है कि mth नंबर पे n टर्म आ रही है, ठीक है, nth नंबर की टर्म m है, ठीक है भाई, mth टर्म n है, nth टर्म m है, तो pth टर्म निकालो। इसको मैंने यहाँ प्रैक्टिकली बताने की कोशिश की है कि अगर m को मैं 5 ले लूँ, n को 8 ले लूँ, p को 15 ले लूँ, तो 5वीं टर्म 8 है, 8वीं टर्म 5 है, तो 15वीं टर्म निकालनी है। तो मेन लॉजिक क्या है कि टर्म का फॉर्मूला लगाकर a और d निकालेंगे, a और d आ जाएगा, तब हम किसी भी नंबर की टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अब हमने इस क्वेश्चन पर अप्लाई किया, हमने a और d को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिया। अब mth टर्म n थी,
तो हमने ये mth टर्म का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया इज इक्वल टू n, nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया और ये दोनों इक्वेशंस को हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया प्लस माइनस करके। तो जब हमने ये पूरा अलजेब्रा अपना लगाया तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई -1। d की इस वैल्यू को आइदर इन फर्स्ट और इन सेकंड इक्वेशन कहीं भी आप पुट कर सकते हैं, आंसर विल बी सेम। तो मैंने फर्स्ट में पुट किया तो d की वैल्यू रख दी यहाँ पर, तो a की वैल्यू आ गई, ये a आ गया, ये d आ गया। क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है। तो हमें pth टर्म फाइंड करनी है। तो pth टर्म क्या होती है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ये a की वैल्यू रख दी, ये d की, सारा अलजेब्रा लगा के प्लस माइनस किया तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो अब आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स कम ही आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। तो 10th की AP आपको अच्छे से यहाँ पर आनी जरूरी है। नेक्स्ट है बेटा एग्जाम्पल नंबर 5। ये भी बड़े ध्यान से पढ़ के समझ के फिर करने का है। इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ दिस मच। ध्यान से देखें, किसी AP के n टर्म्स का जोड़ ये सारा है। क्या है ये, n इंटू पी प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू कैपिटल Q, वेयर p एंड Q आर कॉन्स्टेंट्स, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें उस AP का कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखिए अभी थोड़ा अलग तरीके से अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हमने मान लिया कि जो है AP जो है क्या है कि लेट AP इज A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। एंड वजह आप ये भी लिख सकते हो कि A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड D इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। क्लियर है। अब हमें क्या गिवन है, पहले तो इस चीज़ को देखो। Sn गिवन है। Sn का मतलब NP प्लस हाफ n माइनस 1 इंटू Q। चलें भाई आगे। अब ये बात का ध्यान करें कि Sn का मतलब है n टर्म्स का जोड़, ठीक है। तो अब आप यहाँ एक चीज़ को समझें, ये चीज़ हम 10th में भी समझ चुके हैं, लेकिन मैं फिर बता रही हूँ आपको यहाँ पर अलग से कि Sn का मतलब है A1 से लेकर An तक की एडिशन। तो Sn की जगह अगर मैं 1 लगा दूँ तो S1 का क्या मतलब है भाई, ध्यान देना है। Sn का मतलब है 1 से n तक का जोड़। तो S1 का मतलब है केवल पहली टर्म का जोड़। S2 का मतलब है पहली और दूसरी टर्म का जोड़। S3 का मतलब है पहली, दूसरी, तीसरी टर्म का जोड़ एंड सो ऑन। क्लियर है यहाँ तक बात आपको। इसका मतलब S1 हमारा A1 के बराबर है। अगर मैं यहाँ दोनों तरफ 1 रख दूँ, ध्यान देना भाई, अगर मैं यहाँ दोनों तरफ 1 रख दूँ, देखो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और कॉमन डिफरेंस के लिए हमें पहली और दूसरी टर्म जरूर पता होनी चाहिए। कोई 2 टर्म पता होंगी तो उन्हीं को घटा के ही हम D निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ कि दोनों तरफ 1 रख देती हूँ। यहाँ 1 रखा तो S1 ये आ गया 1 इंटू पी प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू Q। भैया 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। तो ये पूरी टर्म तो बन गई 0 और P बन जा P, ये आ गया P। S1P आ गया। S1 का मतलब क्या है, S1 का मतलब है A1P आ गया, यानी कि जो हमारी पहली टर्म थी वो P आ गई। यहाँ से आया है ये रिलेशन, 10th में कर चुके हैं हम ये सब, फिर बता रही हूँ मैं आपको दोबारा। अब हम इसी इक्वेशन नंबर 1 में n को 2 रख देते हैं। पुट n इज इक्वल टू 2 इन 1, यहाँ पर रखते हैं 2। ध्यान दो, तो ये बन गया 2p प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू Q। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 में से 1 गया, 1 बच गया। तो ये S2 का मतलब भी लिख लो भैया, अब यहाँ S2 का मतलब है A1 प्लस A2। तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 2p प्लस Q। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। अब भाई A1 की वैल्यू तो ये आ रही है हमारे पास, ये रही, इसको यूज कर लो। यूजिंग सेकंड, यूजिंग रिजल्ट नंबर सेकंड। A1 की वैल्यू कितनी आ रही है P, तो मैं यहाँ P रख दूँ। तो P प्लस A2 इज इक्वल टू 2p प्लस Q। P को मैं राइट साइड में ले जाऊँ, अगर मैं यहीं पर करा देती हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखो भाई ज़रा ध्यान से, P को मैं राइट साइड में ले गई तो A2 आ गया 2p प्लस Q माइनस P। आपको मेरे हाथ पर और पेन पर दोनों पर ध्यान रखना है। P राइट में चला गया, 2p में से P गया, P बचा, तो A2 की वैल्यू आ गई P प्लस Q। ये A2 आ गया, ये A1 आ गया। A1 का मतलब पहली टर्म आ गई
A2 का मतलब सेकंड टर्म आ गई। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कितनी है? P प्लस क्यू माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है? P। P से P कैंसिल हो गया और हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो Q के बराबर आ गया। क्लियर? इसमें नई चीज़ क्या थी कि हमने SN को अलग ढंग से यूज़ किया है। ठीक है, ये बात मैं पीछे इंट्रोडक्शन में आपको नहीं बताई थी। आप कहते हैं तो बल्कि मैं यहाँ इसको एक बार लिख देती हूँ, मेरे पास स्पेस भी है कि देखो बेटा SN, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। SN का मतलब होता है A1 से लेकर AN तक की टर्म्स का एडिशन। गॉट इट? तो इसका मतलब अगर 1 से n तक जोड़ रहे हैं तो SN है, तो अकेली टर्म को जोड़ेंगे तो S1 है, पहली 2 टर्म्स को जोड़ेंगे तो S1 जमा S2 है, पहली 3 टर्म्स को जोड़ेंगे A1 जमा A2 है, पहली 3 टर्म्स को जोड़ेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 S3 बन जाएगा। S4 का मतलब हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन। ठीक है, जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं, ध्यान देना, लेफ्ट में S2 है, राइट में लेफ्ट में S1 है, ये क्या बन गया? A1 प्लस A2 माइनस A1, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आता था? A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। ये रिज़ल्ट हम 10th क्लास में भी यूज कर चुके हैं। तो अगर हमारे पास, कंक्लूजन देखो जो मैं बताना चाह रही हूँ, अगर हमारे पास SN गिवन है तो SN में 1 रख के हम A1 यानी फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, 2 रख के S2 आएगा, S2 में से S1 घटाओगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, और S3 में से S2 घटाओगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये बात मैंने एक बार यहाँ फिर रिवाइज आपको करा दी है, और उसी रिज़ल्ट की हेल्प से अब हम ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं कि भाई SN आया, मैंने 1 रखा तो A1 आ गया, 2 रखा तो A1 प्लस A2 में मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी, यहाँ तो A2 आ गया, और A2 में से A1 माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। और अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 6 से पहले एग्जाम्पल नंबर 7 कराना चाहूँगी, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 6 थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टाइम अब ये लंबा हो जाएगा नहीं तो लेक्चर। और एग्जाम्पल नंबर 7 की ये स्टेटमेंट है, द इनकम ऑफ ए पर्सन इज़ ₹3 लाख इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल एक आदमी की तनख्वाह 3 लाख रुपए है, एंड ही रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ ₹10,000 टू हिज इनकम पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स। अगले 19 साल तक हर साल उसकी तनख्वाह 10,000 रुपये, उसकी सैलरी 10,000 रुपये बढ़ती है। फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स। 20 सालों में उस आदमी ने कितना पैसा कुल कमा लिया। समझे पहले बात को, पहले साल उस आदमी को मिल रहे हैं 3 लाख, ये उसका पहले साल की इनकम है। हर साल 10,000 बढ़ रहे हैं, मैं तो सिंपल सी बात है, AP है भाई, बराबर अंतर पे बढ़ रही है, हर साल 10,000 ही तनख्वाह बढ़ रही है। तो अगले साल उसकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी? 3,10,000। उससे अगले साल कितनी हो जाएगी? 3,20,000 एंड सो ऑन। तो ऐसे अगले 19 साल तक। ठीक है, अगले 19 साल तक, पहला साल तो ये होगा, अगले 19 और हो गए तो 20 साल तक। तो उस 20 साल में जो इनकम उसकी आई है उसका हमने क्या निकालना है? सम निकालना है। तो ऐसे लिख के सम नहीं निकालना है, हमने AP से इसको सॉल्व करना है। तो इसको अब हम ज़रा अच्छे से करते हैं कि इनकम इन फर्स्ट ईयर, इनकम इन फर्स्ट ईयर इज ₹3 लाख। इंक्रीज पर ईयर, इंक्रीज इन इनकम पर ईयर इज़ कितना? ₹10,000। अब आप यहाँ ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि ऑब्वियसली इट इज़ बिकॉज इनकम इज इंक्रीजिंग इक्वली, इनकम इज इंक्रीजिंग इक्वली पर ईयर, सो this will be an AP. So this sequence will be an AP, जिसमें A हमारा कितना हो जाएगा? 3 लाख। D जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 10,000। और हमें पहले 20 साल की सैलरी का जोड़ निकालना है, तो N कितना हो जाएगा? 20। SN का फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 2a + n - 1 × d। तो
n की जगह 20, यहाँ भी 20/2। आपका ध्यान मेरे पेन पर और उंगली पर दोनों पर होना चाहिए। 2a है भाई, ये a का मतलब 3 लाख, तो 2 को 3 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, n-1 यानी 20-1, और d का मतलब 10,000। अब ये कैंसिल कर दीजिए, केवल इससे करना है, ऐसे कैंसिल नहीं करना है। 20 को 2 से डिवाइड करोगे, बाहर आ गया 10, 3 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया आपका 6 लाख। ध्यान से 20 में से 1 माइनस करेंगे 19, 19 को 10,000 से करोगे तो 1,90,000। क्लियर है? 6 लाख में 1,90,000 ऐड करोगे तो 7,90,000, और उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 79 लाख रुपए उसकी जो है ओवरऑल इतने साल की, 20 साल की जो उसकी सैलरी है वो 79 लाख रुपए आ जाती है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसकी हेल्प से आप अपनी एक्सरसाइज को ट्राई कर लीजिएगा, कोई 2, 4, 5 क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, नहीं तो कुछ 1-2 स्पेशल एग्जाम्पल्स रह गए हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे, अर्थमेटिक मीन डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, and don't forget to share my lecture, subscribe my channel. Thank you students.